बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस से, और आज का लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे इंपल्स के टॉपिक तक। तो आपको ये पता है कि इन तमाम टॉपिक्स में सिर्फ हम डेफिनेशंस ही पर बेस कर रहे हैं। कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, एक मोमेंटम का रिलेशन आएगा। तो डेट्स ये सारी डेफिनेशन, ये सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हमारे पास एमसीक्यूज ही बनेंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन पर स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे क्योंकि उसके मैथमेटिक्स से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी स्टार्ट लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। एक्चुअली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वन एंड सेम फैक्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। एक्चुअली डिस्टेंस क्या है? लेट्स सपोज आप पॉइंट ए से स्टार्ट लेते हैं और आप मूव करते हुए पॉइंट बी तक चले जाते हैं। जिस एक्चुअल पाथ पर हम मूव कर रहे हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो डेट्स व्हाई हम इसे सिंपली कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। और इसकी ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, टाइम टू टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। डेट्स व्हाई ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये इनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ लिया जाता है और ये हमेशा डायरेक्टेड होता है फ्रॉम द इनिशियल टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। दैट्स व्हाई इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी मानी जाती है? वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। एक्चुअली जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस ही की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो सेम लिखे जाएंगे, दैट इज मीटर, और इनकी डायमेंशन भी। मीटर की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल। तो दैट्स व्हाई हमारे पास इनके यूनिट्स भी सेम है, इनकी डायमेंशंस भी सेम है। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल दैट इज नोन एज डिस्टेंस, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग द स्ट्रेट पाथ, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअल पाथ बी ए से बी तक का डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट या हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा। तो उस सूरत में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन अगर हम कर्व्ड पाथ पर मूव करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली फिगर बनाई, तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यूज कम निकलेगी, जबकि डिस्टेंस की वैल्यूज क्या निकलेगी? वो ज्यादा निकलेगी। दैट्स व्हाई कर्व पाथ पर मूव करते हुए डिस्टेंस हमेशा लार्जर निकलेगा एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। दिस मींस अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो लिखना चाहूं तो वो क्या निकलेगी? अगर हम डिस्टेंस की रेशो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से लेना चाहें तो हमें नजर आ रहा है अगर स्ट्रेट पाथ है तो डेट इज इक्वल टू 1, और अगर ये कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस की वैल्यूज लार्जर होगी। तो डेट्स व्हाई ये रेशो जो है वो लार्जर देन 1 निकलेगी। तो ये आंसर लार्जर और इक्वल टू 1 होगा। ये एक एमसीक्यूज हो सकता है, डेट्स व्हाई इस पॉइंट को आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस हम कुछ कॉमन एग्जांपल से भी सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का केस लेके चलते हैं। देखिए सिंपल पेंडुलम को अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इसका ये एम्पलीट्यूड जो है वो हम अगर कंसीडर कर लें ए है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, ये मूव करके अपनी मीन पोजीशन पर आया, देन अदर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर, और उसके बाद दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया। तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली जहां से स्टार्ट ले रहा है वहीं पर खत्म कर रहा है। तो अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकलेगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? A, देन फिर उसने A डिस्टेंस कवर्ड किया,
3rd टाइम्स ए और फिर 4 टाइम ए, तो डेट्स वाई ये 4 ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस नेवर टेकन एज 0, जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी? जब वो क्लोज पाथ पर मूव करेगा। इसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट ले रहा है और पॉइंट ए से मूव करता हुआ कहां पर आ गया? पॉइंट बी पर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये पाथ सेमी सर्कुलर है, हम कहते हैं ये सेमी सर्कल है, तो अब हमें इसका पता है इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दैट इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर निकल आएगा पाई आर। क्योंकि अगर ये कंप्लीट पाथ पर मूव करता, अगर ये कंप्लीट सर्कल पर मूव करता, तो हमारे पास इसका डिस्टेंस किसके बराबर निकलना चाहिए था? दैट इज सर्कमफेरेंस। सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ द सर्कल है, तो सर्कमफेरेंस बाय हाफ, तो दैट इज पाई आर। और अगर आपसे कहा जाता कि आप इसकी डिस्प्लेसमेंट बता दें, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ये पॉइंट ए से स्टार्ट करके मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आ गया, तो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कि ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और अगर ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये भी आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, ये डायमीटर होगा। इफ दिस वन इज टेकन एज रेडियस, तो ये हमारे पास सेकंड रेडियस है, तो r प्लस आर ये क्या हो जाएगा? 2r, या आप इसे डायमीटर भी कह सकते हो। तो डेट्स वाई ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है। देखो इसी एमसीक्यूज में हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो आप बताइएगा उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी? डिस्टेंस कितना निकला? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r। तो क्या रेशियो निकली? दैट इज पाई बाय 2। और पाई को हम 22/7 भी मार्क कर सकते हैं, तो डेट्स वाई यहां पर ये 2 एक और मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये रेशियो 11/7 भी हो सकती है। तो ये हमने सिंपली कुछ क्वेश्चन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस क्लियर किया। याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस लेना है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ली जाएगी। अगर आप वेलोसिटी का वेक्टर लिख रहे हैं तो आपको पता है किसी भी वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड होगी, साथ में उसकी डायरेक्शन ली जाएगी। दैट्स व्हाई आप सिंपली कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। अब एक बात और याद रखनी है अच्छी तरह से कि ऐसा पॉसिबल है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या यह मुमकिन है कि पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है? तो हमें क्लियर हुआ कि वेलोसिटी एक्चुअली स्पीड एंड डायरेक्शन है। अगर यहां पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, वेरिएबल हो जाएगी। ये पैरामीटर ना भी चेंज हो तो फिर भी यहां पर हमारे पास वेरिएबल ही फैक्टर निकलेगा। तो दैट्स व्हाई स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो आपको पता है सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड से। जबकि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है तो दैट इज अलोंग द टेंजेंट। अब अगर आप इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेना चाह रहे हो तो ये डायरेक्शन निकल आएगी। आपको नजर आया डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, मैं v1 की मैग्नीट्यूड ले लूं और v2 की मैग्नीट्यूड ले लूं, दैट इज द स्पीड, ये आपस में क्या निकलेंगी? इक्वल निकलेंगी। इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। सिमिलरली ये इसका थर्ड पॉइंट है, यहां पर भी इसकी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती हुई आपको नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा। अब हम चलते हैं वेलोसिटीज के कुछ फॉर्मूलाज की साइड पर। जी, हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला कौन से यूज होंगे? देखो यहां पर एक फॉर्मूला नहीं है,
नो डाउट एवरेज स्पीड इज द एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, लेकिन कुछ पैरामीटर्स चेंज होने के साथ साथ यहां पर फॉर्मूलाज भी चेंज हो जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर एक पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि उसका डिस्टेंस नंबर 1 जो है वो डिस्टेंस नंबर 2 के बराबर है। अगर हम उसके डिस्टेंस को, कंप्लीट डिस्टेंस को दो हाफ में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो हमारे पास s1 s2 के बराबर हो जाए, लेकिन ये दोनों टाइम्स आपस में बराबर नहीं है। मतलब लेट्स सपोज उसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो जरा जल्दी कवर कर लिया, जबकि सेकंड हाफ डिस्टेंस के लिए उसे जरा ज्यादा टाइम लगा, तो हमारे पास दोनों टाइम्स आपस में बराबर नहीं निकले। उस वक्त एवरेज स्पीड मालूम करने का फार्मूला होगा दैट इज v एवरेज, दिस वन इज इक्वल टू द 2v1 v2 डिवाइडेड बाय द v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटी टेस्ट में हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देखें जनरली आमतौर पर स्टूडेंट गलती करते हैं एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए, दैट्स व्हाई मैं यहां पर पैरामीटर्स क्लियर करके आपको उसके फॉर्मूलाज डिफाइन करवा रहा हूं। देखिए इसी पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था कि यहां पर जो हमने उनके दो पाथ बनाए वो आपस में डिस्टेंस में बराबर नहीं थे, s1 इक्वल नहीं है s2 के। तो फिर हमने किस हवाले से इसे डिफाइन किया था, किस हवाले से डिवाइड किया था, दैट इज ऑब्वियसली द टाइम। अगर इनका टाइम इंटरवल s1 का और टाइम इंटरवल s2 का बराबर हो जाए तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट इज द v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। जनरली हमारी बुक में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है और हम तमाम केसेस के अंदर एवरेज स्पीड गलती से इसी फॉर्मूला से मालूम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें थोड़े पैरामीटर पर फोकस करने के बाद अपना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब याद रखने के लिए क्विक रिस्पॉन्स है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आपको नजर आ रहा है ये हार्मोनिक मीन है, जबकि यहां पर अर्थमेटिक मीन लिया गया, तो आप इसे हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के पॉइंट से, कीवर्ड से याद भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, अगर s1 s2 के भी बराबर हो और t1 भी t2 के बराबर हो तो ऑब्वियसली अब पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आपको अच्छी तरह से पता है अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसकी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही होती है। तो दैट्स व्हाई किसी भी लम्हे पर जो स्पीड दी गई होगी वही उसकी एवरेज स्पीड ही कहलाएगी। और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी लेनी है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे ली जाएगी, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। देखो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है और दोबारा वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की साइड पर आ गया। ए से बी की साइड पर जाते हुए उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, जबकि जब उसने वापसी की बी से ए की साइड पर तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। आप बता दें इस सिचुएशन पर एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो हम फोकस करें, हम एवरेज स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए से बी तक जाते हुए डिस्टेंस अगर लेट्स सपोज 100 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली बी से वापसी ए की तरफ आते हुए भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही होगा। इसका मतलब है s1 s2 के बराबर हुआ, लेकिन आपको नजर आ रहा है इधर जाते हुए उसकी स्पीड ज्यादा थी, वापस आते हुए स्पीड कम थी, तो वो टाइम एक जैसा यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब है टाइम आपस में बराबर नहीं हुए। तो एवरेज स्पीड यूज करने के लिए हमें हार्मोनिक मीन फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द v1 प्लस v2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4800 निकलेगा। 60 प्लस 40 100 हो गया, तो आंसर निकल आया एवरेज स्पीड का, दैट इज द 48 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखिए पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से लिया, पॉइंट ए से, वो मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आया, दोबारा वो पॉइंट ए पर रिटर्न बैक कर रहा है, तो इसका मतलब है ये क्लोज पाथ हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हो गए सेम। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये टाइम जितना मर्जी ज्यादा हो, ये 0 बाय समथिंग इस आंसर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकली, उसकी 0 निकली। जबकि एवरेज स्पीड हमने किस फॉर्मूला से मेजर की, दैट इज द 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अब हम चलते हैं जी अगले टॉपिक की साइड पर। नेक्स्ट भी एक डेफिनेशन है, दैट इज द एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है जी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो याद रखिएगा एक्सेलेरेशन क्या है, दैट इज द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। इसकी डायमेंशंस क्या होगी? इसकी डायमेंशन लिखी जाती है L(T)-2। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, देखिए हम ये कतई नहीं कह रहे कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। हमारे पास ये इक्वेशन बहुत क्लियर हमें बता रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। कैसे जी? लेट्स सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, देन इस सिचुएशन पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन अगर यही पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करे विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होंगे। दैट्स व्हाई लाजमी नहीं है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में हो। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो आपको पता है इसमें वेलोसिटी किसके अलोंग ली जाएगी? अलोंग द टेंजेंट। जबकि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, वो किसके अलोंग लिया जाएगा? अलोंग द रेडियस। तो दैट्स व्हाई अब कितना एंगल बना इनके दरमियान? दैट इज द 90 डिग्री। तो आपको नजर आया डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो याद रखने वाला पॉइंट हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लाजमी नहीं एक ही डायरेक्शन में हो। एक्सेलरेशन एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। या क्विकली याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसी भी सिचुएशन पर हमेशा सेम एज फोर्स होती है, सेम एज फोर्स होगी। तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन और फोर्स किसी भी पैरामीटर पर किसी भी काइंड ऑफ मोशन में हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे सर्कुलर पाथ पर चले जाएं, अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो सेंटीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो दैट्स व्हाई ये सेम डायरेक्शन में हुए। सिमिलरली अगर आप इस कंडीशन पर चले जाएं तो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि ये व्हीकल जो मूव कर रहा होगा उस पर लगने वाली इंजन की फोर्स लार्जर होगी। तो दैट्स व्हाई वो भी सेम डायरेक्शन में हो गए। यहां पर हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, मतलब क्या हुआ? यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। तो दैट्स व्हाई यहां पर भी फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आप सबको अच्छी तरह से पता है, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ उस सिचुएशन पर यूज कर सकते हैं जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 काइंड्स की होती हैं। इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वर्टिकली फॉलिंग या वर्टिकली मूविंग अपवर्ड बॉडीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम थोड़े पैरामीटर्स चेंज करने के बाद वर्टिकली फॉलिंग और वर्टिकली अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने चेंज क्या करना होगा? यहां पर सिर्फ एक्सेलरेशन का वर्ड जी से रिप्लेस करेंगे और एंटीटेस्ट के एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा जी की वैल्यूज हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, अगर एक पार्टिकल आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाएगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? दैट इज मैक्सिमम। और अगर इसी पार्टिकल को हम डाउनवर्ड ड्रॉप करते हैं तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी? दैट इज 0, जबकि जब ये जमीन को हिट कर रहा होगा ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से जमीन को हिट करेगा। इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है। यहां पर हम जो जी की वैल्यूज लेंगे इस सिचुएशन के ऊपर दैट इज द -9.8 और इसके साथ इसके यूनिट्स भी लिखेंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि इस सिचुएशन पर जब हम जी की वैल्यूज लेंगे दैट इज द +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहां से भी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको नजर आ रहा है। लेट्स सपोज आपसे पूछा जाए एक पार्टिकल को हमने अपवर्ड फेंका, आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है।
अपवर्ड जाते हुए इसका एक्सेलरेशन जो था वो जी प्राइम था एंड दैट इज द -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वापस आते हुए इसका एक्सेलरेशन जी है दैट इज +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बता दें जी प्राइम और जी के दरमियान एंगल कितना बनेगा, तो -9.8 और +9.8 कंफ्यूजिंग वर्ड है। स्टूडेंट फौरन से पहले आंसर देंगे 180 डिग्री, गलत हुआ, 180 डिग्री नहीं बन रहा। देखें अगर एक पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, तो अभी हमने कहा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। पार्टिकल अपवर्ड जरूर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्राइम की डायरेक्शन अभी भी डाउनवर्ड होगी। और अगर एक पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है तो जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। तो इन दोनों केसेस के अंदर जी जो है वो जी प्राइम के पैरेलल होगा। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन हमारे पास अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली स्टेटमेंट से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ को हम इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ है क्या? हम कहते हैं अ पार्टिकल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट टू डू सो। इसका मतलब हुआ कि हम यहां पर यह बता रहे हैं कि फोर्स किसी भी पार्टिकल की स्टेट को चेंज करने वाला एजेंट हुआ। दैट्स याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि फर्स्ट लॉ एक्चुअली किसे डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है फोर्स को। आपसे पूछा जाए कि कौन सा लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था दैट इज F इज इक्वल टू ma। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। इन वेरिएशंस के साथ भी आपसे कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकली पूछे जा सकते हैं। अगली बात याद रखिएगा, देखिए यहां पर हमने क्या चीज मेजर्ड की? फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड लॉ क्या बताता है? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो उसमें 2 फीचर्स होते हैं, एक उसकी क्वालिटी और एक उसकी क्वांटिटी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को बताता है? क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को। इसका मतलब है फर्स्ट लॉ किसे बताएगा? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को। तो सेकंड लॉ किसे डिफाइन कर रहा है? तो सेकंड लॉ डिफाइन कर रहा है एक्सेलरेशन को। सेकंड लॉ एक्चुअली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इसे एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से याद रखना होगा। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। दिस मींस दैट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि आइसोलेटेड फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फोर्स हमेशा पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करती है और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम देख सकें कि एंटी टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखें जी, एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ये फॉर्मूला हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो एस nth जो डिस्टेंस है nth टाइम इंटरवल में, वो बराबर होगा vi प्लस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू द 2n-1। n क्या है? nth सेकंड। n वो हमारे पास टाइम इंटरवल है जिसमें हम ये डिस्टेंस मेजर्ड करना चाहते थे। अगर हम ये बात एक क्वेश्चन से समझना चाहते हैं तो देखिएगा यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज उसे हमने ड्रॉप कर दिया डाउनवर्ड। तो जब हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात हुई, ये हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज 0। हम बता रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसने अपने लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 25 मीटर। तो आपने अब बताना क्या है? आपने बताना यह है कि स्टोन जो है वो कितनी देर हवा में रहेगा। तो इसका मतलब है
हमें लास्ट टाइम इंटरवल का पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि ये इतने सेकंड्स तक एयर में रहा। अब हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्योंकि पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन को मैंने g से रिप्लेस कर दिया। g की जगह 10 लगाया, 10/2 2n-1, और ये डिस्टेंस 25 मीटर था। 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 निकलेगा, 5 इधर जाकर 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो डेट्स 2n-1 किसके बराबर आ गया? 5 के। तो डेट्स 2n किसके बराबर आएगा? 5 + 1 के। तो n किसके बराबर आ गया? 6/2, डेट इज 3 सेकेंड। तो हमें पता लग गया कि ये जो 25 मीटर का डिस्टेंस है ये उसने 3rd सेकंड में तय किया होगा। दिस मींस दैट ये 3 सेकंड तक हवा में रहा होगा, क्योंकि हमें बताया गया था कि इसने लास्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर्ड किया था। तो डेट से हमने ये फॉर्मूला यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। इस फॉर्मूला पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, हमारी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, डेट से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसमें अगली बात ध्यान में रखिएगा, देखिए लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि इक्वेशंस को यूज कैसे करना है। देखिए एक पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, उसे मैंने v1 वेलोसिटी से अपवर्ड फेंक दिया। दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल नंबर 2, उसे मैंने v2 वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका। अगर v1 और v2 वेलोसिटीज की रेशो 2:3 हो जाए तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इनकी हाइट्स के दरमियान रेशो क्या होगी। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? vf² - vi² इज 2gh। आपको पता है जब भी एक पार्टिकल को आप अपवर्ड फेंकते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? डेट इज 0। दिस मीन्स दैट अगर हम ये कंडीशंस लगा लें तो हम हाइट अटेन की रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। vf 0 हो गया, -vi², पार्टिकल अपवर्ड जा रहा था, डेट से g के साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। आप नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से कैंसिल कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है 2g कांस्टेंट फीचर्स हैं, तो डेट्स वाई v² और h के दरमियान कौन सा रिलेशन निकला? डायरेक्ट रिलेशन। h जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के स्क्वायर के। स्पीड की रेशियो क्या थी? 2:3, तो इसका मतलब है हाइट की रेशियो क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, डेट इज 4:9। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें नजर आते हैं कि बहुत मुश्किल हैं, अगर हम थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन पर फोकस करें तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए एक पार्टिकल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमारा यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। vf इज vi प्लस gt। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। vi आपको गिवन है 50, g की वैल्यूज -10 लगेगी, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा था, टाइम आपने निकालना था, तो डेट से t किसके बराबर निकल आएगा? 50/10, डेट इज 5 सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर भी आंसर दिया जा सकता है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, डेट इज 50 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, डेट इज रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर अगले सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जानी चाहिए? उसमें जो डिक्रीज आना चाहिए वो 10 मीटर पर सेकंड का आना चाहिए। तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30। 3 सेकंड के बाद क्या होगी? 20। 4 सेकंड के बाद क्या होगी? 10। और 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी? 0। तो डेट्स वाई हम ये वाली ऑप्शंस भी यहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो उसे डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दिया करें तो आपको टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट मिल जाया करेगा। एक और इसमें इंटरेस्टिंग फीचर है इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में, उसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा बातों को। लेट्स सपोज हमने ऐसे किया, एक पार्टिकल को हमने डाउनवर्ड ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो जब नीचे चल रहा होगा तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो मेजर करेगा। अब इन डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी? देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा था। डिस्टेंस मालूम करने के लिए अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, दैट इज s इज vit प्लस हाफ gt स्क्वायर।
आपको नजर आ रहा है vi का फैक्टर 0 हो जाएगा। अभी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये बात डिस्कस की, जब भी एक पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। तो ये फैक्टर तो 0 हो गया। तो दैट्स डिस्टेंस लेने का तरीकेकार क्या होगा, हम डिस्टेंस लेंगे हाफ gt स्क्वायर से। पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, g 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 निकलेगा। यहां पर हमें 1 का स्क्वायर लेना होगा, तो दैट्स व्हाई हमारे पास कितना डिस्टेंस निकल आया, 5 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमने कहा 5 मीटर है। 2 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड कर लिया होगा। अब हम t की जगह पर क्या लगा देंगे, 2। ये 10/2 तो 5 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पर अब हमारे पास ऑप्शन क्या निकल आएगी, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मीटर। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना निकला, 20 मीटर। यहां से लेकर इस पार्टिकल ने यहां तक कितना डिस्टेंस तय किया होगा, दैट इज 20 मीटर। 3 सेकंड के बाद उसका कितना डिस्टेंस होगा, 3 यहां पर लगाया तो 3 3 9, 10/2 5 हो गए, 5 और 9 कितने हो गए, 45। तो यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस कितना निकल आया, दैट इज 45 मीटर। ये S3 कितना निकल आया जी, 45 मीटर। अब आपको नजर आ रहा है अब रेशो क्या बनेगी, अगर मैं इन सारी क्वांटिटीज को 5 से डिवाइड कर देता हूं तो रेशो बन रही है 1:4:9। तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जस्ट एक वर्ड चेंज करके आपसे सारे के सारा पैरामीटर ही चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वहां पर कंफ्यूजन होती है और स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ये पूछूं, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड्स एंड थर्ड सेकंड। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, सिर्फ सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, और सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। जरा दोबारा इसी फिगर पर फोकस कीजिएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड के अंदर तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर ही होगा, क्योंकि उसने स्टार्ट जब लिया था उसका टाइम 0 था। सेकंड सेकंड के अंदर उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो सेकंड सेकंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है हमें सिर्फ ये डिस्टेंस बताना होगा। दूसरे सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, यहां से लेकर यहां तक। आप 20 से 5 को माइनस कर दें तो ये आंसर जो है वो हमारे पास 15 मीटर निकल आएगा। तो ये निकल आया 15 मीटर। अब अगर हम थर्ड सेकंड के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है थर्ड सेकंड इस 2 सेकंड्स के बाद स्टार्ट होगा। दैट्स ये वाला जो सेकंड का ड्यूरेशन है वो यहां तक रहेगा। तो आपको ये डिस्टेंस बताना था। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, दैट इज 45। ये डिस्टेंस कितना है, 20। जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये डिस्टेंस निकल आता है 25 मीटर। तो दैट्स व्हाई थर्ड सेकंड में तय किया गया डिस्टेंस कितना हुआ, 25 मीटर। अब अगर हम इनकी रेशो ले लें तो आपको नजर आ रहा है, मैं 5 से डिवाइड करूं, दैट इज 1:3:5। तो देखें हमने जस्ट एक वर्ड चेंज किया जिसकी वजह से हमारी ऑप्शंस ही चेंज हो गई। तो एंटी टेस्ट में इसी तरह से आपके पास जो आप कॉन्फिडेंट होते हो जहां पर, उसी क्वेश्चन में मिस्टेक करवाई जाती है। आपने अच्छी तरह से पैरामीटर्स पर फोकस करना होगा, अच्छी तरह से वर्डिंग पर फोकस करना होगा। देखें अगर क्वेश्चन पूछा जाता डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, तो रेशो निकलती 1:4:9। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड इज, देन आंसर निकलता 1:3:5। जी, हमारे पास जो अगले टॉपिक डिस्कस हैं उसमें कुछ ग्राफ डिस्कस किए गए। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से चलेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस जो है वो हमने अलोंग द वाई एक्सिस लेना होगा, और जो टाइम है वो हमने किसके अलोंग लेना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप लेना चाहता हूं तो आप सबको पता है कि स्लोप किसके बराबर होता है जी, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई, टाइम। इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को डिफाइन कर रहा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बता रहा होगा वेलोसिटी को। बेसिकली हम ग्राफ से मैग्नीट्यूड्स मेजर कर रहे होते हैं, तो डेट से हम प्रॉपर वर्ड बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को बता रहा होगा, तो वो स्पीड को बता रहा होगा। अब देखिए अगर लेट्स सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है,
तो ये किस चीज की इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्लियर है कि यहां पर हमारे पास टाइम का फैक्टर 0 था, फिर 5 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस अगर लेट्स सपोज 10 मीटर था तो 5 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर ही है, 10 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर है, 15 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर है। इसका मतलब हुआ पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं ये ग्राफ किसको मेंशन कर रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। आप इसको स्लोप से भी डिफाइन कर सकते थे। आपको नजर आ रहा है लाइन किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए तो हमें नजर आ रहा है वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई 0 बाय समथिंग किसके बराबर निकल आएगा? 0। तो इस ग्राफ का स्लोप 0 है। स्लोप किस चीज को बता रहा था? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब है जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट पर होगा। सेकंड ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का जो सेकंड ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। आपको यहां पर नजर आ रहा है कि यहां पर अगर हम एक जैसे पैरामीटर्स ले लें, एक जैसे डिफरेंसेस ले लें, तो यहां पर भी चेंज एक जैसा आएगा। दैट्स व्हाई डेल्टा डी बाय डेल्टा टी का आंसर जो है वो हमेशा सेम निकलेगा। सेम निकलने का मतलब है अब ये पार्टिकल किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। तो दैट्स व्हाई ये वाला ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। नेक्स्ट ग्राफ ये है, ये ग्राफ मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ है। आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? जब एक पार्टिकल को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो कंटिन्यूअसली उसका डिस्टेंस जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद दोबारा उसका डिस्टेंस क्या करना शुरू हो जाएगा? वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो दैट्स व्हाई ये ग्राफ हमारे पास टाइम और डिस्टेंस का है। कब? जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। टाइम के फैक्टर के साथ साथ पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया टिल इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? ये पार्टिकल अब डाउनवर्ड ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब इसका स्लोप से कैसे पता लगेगा? आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इस लाइन को डिस्कस करेंगे तो स्लोप हर पॉइंट पर क्या करती जाएगी? वो डिक्रीज कर रही है। देखे ना, यहां पर आपके पास टेंजेंट लाइन किसके लॉन्ग निकलेगी? वाई एक्सिस के। और अगर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के लॉन्ग निकले तो स्लोप क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन किसके लॉन्ग निकलेगी? एक्स एक्सिस के। और अगर यहां पर हम डिस्कस करना चाहें तो यहां पर स्लोप क्या निकलेगा? दैट इज 0। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 की साइड पर कब शिफ्ट होगी? जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो दैट्स व्हाई जब हमने पार्टिकल को अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग ही होती है। अब यहां पर आप देखिएगा, अब कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली इस ग्राफ का स्लोप जो है वो बढ़ रहा होगा। इसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब हम डिस्कस करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो हमने लेनी है अलोंग द वाई एक्सिस, टाइम जो है वो हमने लेना है टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यहां पर हमारे पास इस ग्राफ में दो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वही बात, स्लोप किसके बराबर होता है? वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस का चेंज। दैट्स व्हाई वेलोसिटी ओवर टाइम, तो आपको नजर आया ये किसके बराबर होगा? एक्सेलेरेशन के। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज को बता रहा होगा? एक्सेलेरेशन को। देखें, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने कहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा वो 0 होगा। और स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलेरेशन को। तो दैट्स व्हाई इसका एक्सेलेरेशन 0 हो गया। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं आया होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो तो इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। कभी ऐसे ग्राफ्स बने हुए हों और आपसे काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही हो तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन जो है इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस, तो देन हमारे पास यहां पर अब ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब आपको नजर आ रहा है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो दैट इज कांस्टेंट, वो एक जैसा ही रहेगा। आप किसी भी दो पॉइंट्स का स्लोप ले लें तो जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब है ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा?
इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है हर पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो फिर हमने तो अभी बोला स्लोप कांस्टेंट है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज द यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म रेट से ये इंक्रीज कर रही होगी। अगर इसी ग्राफ के अंदर हम लाइन को डाउनवर्ड दिखा देते लाइक दैट, तो अब हमारे पास ये किस चीज को बता रहा है? ये लाइन हमें स्ट्रेट लाइन तो ये बता रही है कि इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा, सेम वैल्यूज का निकलेगा। लेकिन यहां पर हमें यह भी मेंशन हो रहा है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या करती जा रही है? डिक्रीज कर रही है। तो दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो ग्राफ है, बट यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा। और आपको यह भी नजर आ रहा है कि अगर आप इसका स्लोप लें तो वो नेगेटिव ही निकलेगा, जबकि इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग वैल्यूज की वजह से पॉजिटिव निकलेगा। दैट्स व्हाई ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ हुआ। अच्छा, अगर हम मूविंग अंडर द ग्रेविटी का ग्राफ बनाना चाहें बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, तो फिर क्या बनेगा? आपको पता है हम जब भी किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जब हमारे हाथ से वो पार्टिकल निकलकर अपवर्ड मूव करेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे वो अपवर्ड मूव करता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी टिल जीरो को रीच करेगी। कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर। फिर वो दोबारा नीचे गिरना शुरू होगा। अब उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर बढ़ती जाएगी और उतनी ही हो जाएगी जब वो जमीन को हिट कर रहा होगा जितनी वेलोसिटी से आपने उसे अपवर्ड थ्रो किया था। तो दैट्स व्हाई ये ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा। यहां से हम चलेंगे, बिकॉज जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या होती गई? कम होती गई। वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर चुका होगा। उसके बाद टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास यहां पर ये ग्राफ हम डाउनवर्ड एक्सिस पर ले आएंगे। यहां पर आपने एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है, चाहे ये लाइन डिस्कस करें चाहे ये लाइन डिस्कस करें, स्लोप हमारे पास किसके बराबर आएगा? वो नेगेटिव ही के बराबर आ रहा है, जैसे अभी हमने यहां पर डिस्कस किया। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास मूविंग अंडर ग्रेविटी का ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने अभी ऊपर बोला उसको मैं एक फिगर से क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर हमारे पास कोई भी ग्राफ हो और अगर ग्राफ इस तरह से आपकी किसी लाइन से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। कैसे? अगर हम यहां पर 3 पॉइंट्स ले लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मुझे उसके स्लोप्स लेने हैं तो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां पर ये टेंजेंट लाइन ये से निकली, ये टेंजेंट लाइन अब वाई एक्स की बजाय एक्स एक्सिस पर थोड़ी सी झुक गई, जहां पर ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर चली गई। जैसे जैसे टेंजेंट लाइन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस मूव करती जाएगी वैसे वैसे इस ग्राफ का स्लोप जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। याद रखिएगा इस ग्राफ में अगर मैं यहां पर वेलोसिटी को पैरामीटर और टाइम को पैरामीटर बना लूं तो देखें नंबर 1 पॉइंट पर वेलोसिटी ये थी, सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी ये है, थर्ड पॉइंट पर वेलोसिटी ये है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि इस पॉइंट्स के अंदर वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो एक्सेलेरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप जो था वो डिक्रीजिंग था। ये भी एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, डेट से मैं ग्राफ से इसे क्लियर कर रहा हूं। जरा इस ग्राफ पर आइएगा, हमारे पास इस तरह से 3 पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारे पास लाइन निकली, अब लाइन वाई एक्सिस की साइड पर चली गई, ये लाइन एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर निकल आई। तो डेट से हमें नजर आ रहा है कि अब यहां पर स्लोप कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो डेट से याद रखिएगा ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी का भी है और इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का भी है, लेकिन कर्व लाइन हमें वादे तौर पर बता रही है कि यहां पर जो है वो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ होगा। इसमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दूसरा पैरामीटर याद रखिएगा, इसका एरिया। अगर आप किसी भी ग्राफ का एरिया ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये एरिया लेते हैं, कौन सी शेप बन रही है जी? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया किसके बराबर निकलेगा? दैट इज द हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस की जगह हमने वेलोसिटी और ऑल्टीट्यूड की जगह हमने टाइम लिख लिया। देखिए ये आपको पता है अच्छी तरह से डिस्टेंस ही की इक्वेशन है, बिकॉज डिस्टेंस वी एवरेज इंटू टाइम होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो वी एवरेज वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 ली जाएगी, तो दैट इज वी बाय 2। तो डिस्टेंस निकलेगा वी बाय 2 इंटू टाइम। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ दैट ग्राफ हमें किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल को। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास यहां पर मार्क कर दिया जाए पोजीशंस को,
यहां पर कहा जाए कि इस जगह पर जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड की थी, यहां पर जो टाइम था वो 5 सेकंड्स का था। अब आप बता दें कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ये मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हमें जस्ट इसका एरिया लेना होगा। आपको नजर आ रहा है ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, और अगर ये रेक्टेंगल बन रही है तो हम इसकी लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना निकला 50 मीटर। तो इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, दैट इज 50 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज द मोमेंटम। मोमेंटम को हम फिजिकली डिफाइन करते हैं, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मैथमेटिकली हम लिखते हैं मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगी। मास एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर ही निकलेगा, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या लिखे जाएंगे, किलोग्राम, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड। तो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हम इसे इसके अलावा न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इसके ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। इसमें अगली बात याद रखिएगा, देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर है। मास किसके बराबर आ गया, मोमेंटम ओवर वेलोसिटी के। अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर लें, किसी दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हमें नजर आ रहा है मास और वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन निकलेगा, दैट इज इनवर्स। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका मास ज्यादा होगा, मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ इक्वेशंस थी, कुछ हमारे पास क्विक पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने होंगे एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू द डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हम इसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम भी बोलते हैं। दैट इज अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए यहां पर सिंपल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे कि ये कहा जाए कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आप बता दें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो एक्चुअली फोर्स ही होती है, तो डेट से इस पर लगने वाली फोर्स ही इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। हमने अभी बोला कि ये हमारे पास फ्री फॉल कर रहा है, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो इस पर लगने वाली फोर्स इसके वेट के अलावा तो कोई नहीं हो सकती। तो डेट से यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डेट इज द वेट। तो डेट से ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपको इसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने का मतलब हमने फोर्स ही को कैलकुलेट करना होगा। इसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज के लिए, डेट इज इंपल्स। इंपल्स क्या है, इंपल्स हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है एक वेरी लार्ज फोर्स का, किसके साथ, द टाइम ऑफ इंपैक्ट। जितनी देर के लिए ये फोर्स लग रही होती है, डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ इंपैक्ट। इंपल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई किसके बराबर आ गया, एफ मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी। अगर आप इस एक्सप्रेशन पर गौर कर रहे हैं, ये डेल्टा टी इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेट्स वाई पीछे क्या बचा, डेल्टा पी। तो हम इसे डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेट इज आल्सो द चेंज इन मोमेंटम। और अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो मैस मल्टीप्लाई होगा वी एफ माइनस वी आई से। तो डेट्स वाई इस एक्सप्रेशन से हम इनके कैलकुलेशंस या इसकी फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। हमारे पास आई जो है वो एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर भी होगा, आई जो है वो डेल्टा पी के बराबर भी होगा, आई जो है एम इंटू वी एफ माइनस वी आई के बराबर भी निकलेगा। एक बात यहां पर याद रखिएगा अच्छी तरह से, यहां पर हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि आई जो है वो एफ इंटू डेल्टा टी है। दैट्स वाई जो एफ हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आई ओवर डेल्टा टी के। दिस मीन्स दैट अगर हम इंपल्स को कांस्टेंट कर दें, एफ और डेल्टा टी में कौन सा रिजल्ट बना, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। मतलब यह है कि अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी। दैट्स वाई आमतौर पर मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट का यूज करते हैं। हेलमेट का फायदा क्या है, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट के अंदर जो कुशन है, जो थर्मोपोल शीट लगी होती है, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ा देती है। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो निस्बतन उन पर कम फोर्स एक्सर्ट होगी। तो दैट्स वाई ये हमारे पास इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है।
इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो इसके यूनिट सेम एज द मोमेंटम होते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम ही है। हमारे पास एक बात और याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि हमारे पास एरिया ऑफ द फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो इंपल्स के बराबर होता है। लेट्स सपोज आपसे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया हो, फोर्स और टाइम के दरमियान डिफरेंट वैल्यूज इस पर लेबल भी करवा दी जाए और आपसे ये कहा जाए अब बता दें इस मूविंग ऑब्जेक्ट का इंपल्स क्या होगा। तो हमें क्या लेना होगा? इसका एरिया। आप सबको अच्छी तरह से पता है एरिया हम हमेशा एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के अलोंग लेते हैं। दैट्स व्हाई जहां पर एंड पॉइंट होगा ग्राफ का आप वहां से एक लाइन ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास एक शेप बन जाएगी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इस शेप को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं तो ये आपके पास दो रेगुलर फिगर्स बनती हुई नजर आ रही है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, जबकि यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। हमने इन दोनों शेप्स का अलग-अलग जब एरिया लेंगे और इन्हें जमा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो इंपल्स सी का होगा। इस रेक्टेंगल को देखिएगा, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक 5। इसकी दूसरी साइड की लेंथ कितनी है? दैट इज 4। और अगर इन दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया निकल आया। अब इस ट्राइंगल पर फोकस करें। इस ट्राइंगल की बेस कितनी निकली हमारे पास? इस ट्राइंगल की बेस 4 - 2 2 है। इसकी हाइट कितनी निकली? तो ये इसकी हाइट है, दैट इज 10 - 5 5। और अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया लेना है तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा, दैट्स वाई इसे हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 25 निकल आएगा। यूनिट्स न्यूटन सेकेंड्स होंगे, तो दैट्स वाई इस मूविंग ऑब्जेक्ट्स का जो हमारे पास इंपल्स होगा वो 25 न्यूटन सेकेंड होगा। एक आखिरी बात याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि तमाम मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इंपल्स भी हो। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब है उस पर लगने वाली फोर्स 0 होगी, और अगर फोर्स 0 हो गई तो उसका इंपल्स जो है वो 0 हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ताला कल हम इसकी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।